हेलो दोस्तों, ये कहानी तीन भाइयों आदित्य, राघव और नमन की है, जो एक शांत जगह पर रहकर रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर्स, जो इनका एक राजस्थान का एग्जामिनेशन होता है जो टीचिंग के लिए होता है, उसकी तैयारी करने के लिए ये लोग एक घर ढूंढ रहे थे। क्योंकि कोटा और राजस्थान में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बाहर से भी अदर स्टेट्स के भी बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते हैं, इसलिए वहाँ पर रूम इन्हें आसानी से मिल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद इन्हें शहर से बाहर एक रूम मिलता है जो 2 BHK था, और वो घर बहुत ही पुराना था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी घर था। मकान दिखने में तो ठीक था, लेकिन जब से ये उसे देखने गए थे तो इन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा था। इन्हें नहीं पता था कि वो जिस घर में रहने आए हैं, वो जिस घर से अपनी कामयाबी की शुरुआत मानकर आए थे, ये वही घर है जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। मकान मालिक ने जो मकान का ऊपर वाला पोर्शन था उसे दिखाने से मना कर दिया, और उसने कहा कि आप लोग जाकर देख लो, मैं आपको चाबी दे देता हूँ। मकान मालिक, जो इस घर का रियल मालिक थे, वो यहाँ पर नहीं रहते थे, और उन्होंने इस घर को एक केयर टेकर को दे रखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था। उसने बस चाबी दे दी और कहा, आप लोग खुद देख लो, मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे एक परिवार रहता था जिनका खुद का कपड़ों का बिजनेस था। जब भाइयों ने कहा कि मकान की सफाई करवा दीजिए, तो भी उनका जवाब बहुत अजीब था, आप खुद कर लो, हम ऊपर नहीं जाते हैं। नीचे जो फैमिली रहती थी उसमें बूढ़े माँ बाप रहते थे और उनका एक बेटा, जो कि कपड़ों के काम से अक्सर बाहर जाया करता था। इन लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी कि मतलब मकान मालिक होते हुए भी घर सफाई नहीं करवा रहा है, लेकिन इन लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और खुद ही सफाई करके वहाँ शिफ्ट हो गए। क्योंकि इन लोगों को वैसे भी कोई घर नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने सोचा चलो जाने दो, वैसे भी इस घर का रेंट बहुत कम था। शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक कुक ढूंढना स्टार्ट किया और सोचा कि हम लोग पढ़ाई में तो बिजी रहेंगे, इसलिए कोई अगर कुक, जिसे हम रसोइया भी कहते हैं, अगर वो हमें मिल जाता है तो हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर जब भी किसी को बताते थे कि वो इस घर में रहते हैं, तो हर कोई साफ मना कर देता था, भैया उस घर में मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आप किसी और को ढूंढ लो। यही कहकर सारे लोग जो थे आसपास के, वो इन लोगों को मना कर देते थे। आखिरकार तीनों भाइयों ने खुद ही बारी बारी खाना बनाने का फैसला किया। पहली रात हुई जब इन लोग वहां स्टे किए, और जो पहली रात हुई उस दिन आदित्य ने ऐसा फील किया कि उसके कमरे में कुछ सीलन जैसी महक आ रही थी। जबकि राजस्थान में वैसे भी बारिश बहुत कम ही होती है, बारिश हुए महीनों हो चुके थे। जब वो लोग सोने गए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कमरे की हवा बहुत भारी हो गई है, और उन्हें एक अजीब सी घुटन जैसी लगने लगी। किसी ने जैसे उनके सीने पर कुछ रख दिया हो, और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन किसी तरह वो सो गए। घर पुराना था, इन सब ने सोचा कि हो सकता है पुराने घर की वजह से, धूल मिट्टी और पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा हो। सुबह उठने पर उन्होंने खुद को बहुत डिप्रेस और थका हुआ महसूस किया। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। खैर, आदित्य को हर रात डरावने सपने आने लगे थे। उसे सपनों में एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा दिखते थे, जो आपस में झगड़ते रहते थे। जब सुबह उठता, वो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर और मानसिक रूप से परेशान महसूस करता। इसके अलावा उसने एक और अजीब बात नोटिस की। रात में साफ किए हुए बर्तन सुबह खुद ब खुद गंदे हो जाते थे। जब उसने अपने भाइयों से इस बारे में कहा, तो उन्होंने इसे मजाक समझा और कहा, साले तू ही अच्छे से नहीं धोता होगा। लेकिन ये सिलसिला रोज चलता रहा। एक दिन आदित्य जब कोचिंग से पढ़कर वापस आ गया, और घर में सिर्फ वही था और वो दोनों का शाम का बैच था, उसने सोचा कि
थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तब तक शाम को वो लोग भी आ जाएंगे और हम मिलकर खाना बनाएंगे। लेकिन तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नहा रहा हो। लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो वॉशरूम में कोई नहीं था, सिर्फ पानी बुरी तरह फैला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां से नहा कर गया हो। अब आदित्य को थोड़ा ये लगने लगा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे नमन का बिहेवियर भी थोड़ा सा बदलने लगा था। अब वो राघव और आदित्य से सारी चीजें छुपाने लगा था। वो थोड़ा गुमसुम गुमसुम सा रहता था और कुछ भी पूछने पर बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करता था। अक्सर वो खाना बनाने का भी मन नहीं करता था उसका, और वो बिना बोले सब काम करता था। एक दिन जब आदित्य नमन के कमरे में गया तो नमन ने उसे जोर से धक्का दे दिया और कहा, मेरे कमरे में मेरा बिना मुझसे पूछे मत आना। शाम हुई और शाम को जब वो लोग राघव और आदित्य सब्जी बना रहे थे तो नमन पता नहीं कहाँ से बाहर से हाथ में नॉनवेज लेकर आया और बोला, अब से डेली यही बनेगा, जिसे खाना है यही खाएगा, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। लेकिन राघव ने जब इस बात का मतलब, उसने कहा वो नॉनवेज नहीं खाता था राघव, और वो थोड़ा पूजा पाठ भी करता था। राघव ने जब मना किया तो नमन की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसने राघव का गला दबा दिया और उससे बोला, अगर तुझे खाना है तो यही खाना पड़ेगा, वरना तेरी ऐसी की तैसी अभी मैं कर दूंगा। राघव की हालत ये देखकर इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। किसी तरह ने आदित्य ने उसे छुड़ाया। ये तीनों आपस में कजिन भाई होकर भी ऐसे लड़ने लगे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नमन को अचानक ही क्या हो गया है। ये लोग कमरे में लेटे ही थे कि रात में दरवाजे पर लगातार कोई नॉक करने लगा। लेकिन जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। आधी रात को आदित्य ने हॉल से बिना किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। जब वो वापस लौटकर आ रहा था तो उसने देखा कि पंखे पर एक औरत की परछाई झूलती हुई दिख रही थी। ये देखकर आदित्य जोर से चिल्लाया और उसके चिल्लाने पर राघव अचानक से जाग गया। लेकिन जब तक राघव वहां पहुंचा वहां पर कुछ भी नहीं था। अब दोनों भाइयों को ये यकीन हो गया था कि ये जो घर था ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि ये हांटेड घर है। राघव ने अगली सुबह नीचे रहने वाले परिवार से इस मकान के बारे में बात करने का फैसला किया। राघव इन तीनों में सबसे बड़ा था और उसका स्वभाव भी थोड़ा सा ऐसा था कि वो इन दोनों को अपने से छोटा समझता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। लेकिन आदित्य के साथ जो हो रहा था उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उसके सपने, उसकी रहस्यमयी आवाजें, अचानक दरवाजों और खिड़कियों का खुलना बंद होना, ये सब कोई संयोग नहीं हो सकता था। राघव ने नमन और आदित्य की ओर देखा और कहा, हमें इस घर के बारे में सच्चाई पता करनी होगी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। नमन ने भी सिर हिलाया, लेकिन आदित्य अभी भी डरा हुआ था। क्या सच में हमें पूछना चाहिए? अगर कुछ ऐसा पता चला जो हमें यहाँ रुकने से रोक दे तो हम कहाँ जाएंगे? राघव ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर ये मकान सच में श्रापित है तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तीनों भाई नीचे रहने वाले परिवार के पास गए और जब उन्होंने दरवाजे पर नॉक नॉक दिया तो कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा हल्का सा खुला और एक बूढ़ी औरत ने बाहर झांका। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। वो एक पल के लिए कुछ सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, क्या बात है बेटा? राघव ने सीधे सीधे सवाल किया। माँ जी, हम इस मकान के बारे में कुछ बताइए, हमें लग रहा है कि यहाँ कुछ अजीब घटित हो रहा है। औरत ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा थोड़ा और खोला। अब उनकी नजरें उनकी झुर्रीदार आंखों पर पड़ी, जो किसी
छुपे हुए डर को बयां कर रही थी। वो फुसफुसाई, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो इस मकान में रहता है वो पागल हो जाता है या मर जाता है। तीनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए। नमन ने जल्दी से पूछा, लेकिन माताजी क्यों? ऐसा क्या हुआ इस घर में? औरत कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखें जैसे यादों में डूबी हुई थी और फिर उसने बोलना शुरू किया। कुछ साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा। शुरू में सब कुछ ठीक था और वो एक खुशहाल परिवार की तरह दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी का व्यवहार बदलने लगा। राघव ने ध्यान से सुना। औरत आगे कहने लगी, लोगों का कहना था कि वो आदमी रातों को अचानक जाग जाता था और बड़बड़ाने लगता था। वो दीवारों से बात करता, कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता और कई बार घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई, जिसके कारण उसकी पत्नी ने काले जादू का सहारा लिया। अब उसके बाद से फिर एक रात उसने अपनी एक पत्नी को बहुत बेरहमी से मार डाला। उस औरत ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी के पागलपन के सामने वो हार गई। इसके बाद से उसने अपने छोटे बच्चे का भी गला घोट दिया और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है तो उसने खुद को फांसी लगा ली। राघव, नमन और आदित्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, सुबह जब पड़ोसियों को शक हुआ कि घर से कोई आवाज नहीं आ रही है तो वे सब लोग अंदर गए और उन्होंने वहां पर 3 लाशों को देखा। औरत खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी, बच्चा भी मरा हुआ था और आदमी पंखे से झूल रहा था। और वहां पर काले जादू के बहुत से सामान रखे हुए थे। एक कंकाल रखा हुआ था, पुतले रखे हुए थे, नींबू रखे हुए थे। आदित्य जो था वो कांपते हुए बोला, फिर इसके बाद क्या हुआ माताजी? बूढ़ी औरत की आंखें गहरी हो गई। वो फुसफुसाई, उस दिन से ये घर कभी पहले जैसा नहीं रहा और जो भी इसमें रहने आया या तो वो पागल हो गया या तो वो मर गया। लोगों का कहना है कि उन तीनों की आत्माएं अभी भी यहाँ पर ही है। कई लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने रात में उस औरत को देखा है जो सफेद साड़ी में घूमती है। कोई कहता है कि उन्होंने उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी है और कुछ ने बताया है कि रात के अंधेरे में कोई आदमी दीवारों पर परछाइयों की तरह जलता दिखता है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। आदित्य ने जो सपने देखे थे वे सिर्फ सपने नहीं थे और जो औरत उसे दिखती थी वो उस मरी हुई पत्नी की आत्मा थी। जो छोटा बच्चा कभी उसे रोता हुआ दिखता था वह उसी बच्चे की आत्मा थी। राघव ने नमन और आदित्य की ओर देखा। वे सब समझ चुके थे कि मकान कोई था, साधारण मकान नहीं था। अब तीनों भाई इस घर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जब वे जाने लगे और उन्होंने एक रात सोचा कि आज की रात हम यहाँ रह लेते हैं और नेक्स्ट सैटरडे को हम यहाँ से चले जाएंगे, तभी नमन जो था वो अचानक और भी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगा। क्या नमन पर किसी आत्मा का साया था? क्या वे इस मकान से बचकर निकल पाएंगे या फिर ये मकान उनकी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल बन पाएगा? अभी कहानी बची है दोस्तों, आगे की कहानी भी सुनकर ही जाइएगा। अब तक उन लोगों को ये समझ आ चुका था कि जिस घर में वो रह रहे थे वो एक श्रापित घर है। इस घर की भयावह सच्चाई जानने के बाद भी वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। जिस दिन इन लोगों ने इस मकान को छोड़ने का फैसला किया उसी रात नमन जो था वो बहुत अजीब हो गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। आदित्य और राघव की आंख अचानक खुल गई। उन्होंने देखा कि नमन अपने कमरे से निकलकर हॉल में बैठा हुआ था। वो बिना हिले डुले पूरी तरह से जकड़ा था। उसकी आंख अंधेरे में चमक रही थी और वो धीरे धीरे अपने होठों को चबा रहा था।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव ने डरते हुए पूछा, नमन नमन, तू क्या 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 कर रहा है? नमन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर अचानक नमन ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और एक अजीब सी आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो, इसलिए कोशिश करना बेकार है। आदित्य और राघव सन्न रह गए थे। नमन की आवाज एकदम भारी और डरावनी सी थी, जैसे वहां पर कोई और था। नमन अब नमन नहीं रह चुका था। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या ही करे। उसने हिम्मत जुटाकर नमन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नमन को छुआ, नमन ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि उसकी उंगलियां ही टूट गई। उसकी चीख बहुत जोरों से निकल पड़ी, लेकिन नमन अभी भी उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। आदित्य को एहसास हो गया था कि नमन अब ये कोई और बन चुका है, उसके अंदर कोई और आत्मा घुस चुकी है। तभी अचानक मकान जो था, उसकी लाइट्स अब ऑफ हो चुकी थी और पूरे घर में अंधेरा छा चुका था। अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो थी नमन की सफेद आंखें। तभी उन्हें किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी और फिर वहां का जितने भी दरवाजे और खिड़कियां थे, वो सब अपने आप बंद हो चुके थे। राघव और आदित्य अब पूरी तरह हिम्मत हार ही चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और भागकर कमरे से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, जो उन्होंने कभी लगाया भी नहीं था। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और नमन ने जोर से चीखते हुए दरवाजे पर सिर मारना शुरू कर दिया था। इस बार उसकी आंखें और उसकी चीखें और ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। राघव ने कांपते हुए मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी नमन के चेहरों पर पड़ी, उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। राघव को तभी याद आया कि नीचे रहने वाले परिवार ने उन्हें इस घर से बाहर जाने की सलाह दी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी आदित्य को ध्यान आया कि उसके बैग में वो भगवत गीता और हनुमान चालीसा रखा हुआ है। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, हनुमान जैसे चालीसा बहुत ही पावरफुल मंत्र है और वो पूरी शक्तियाँ उसके सामने बिल्कुल टिक भी नहीं पाती। हनुमान जी महाराज के सामने कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। ये बोलते ही मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। जय बजरंगबली महाराज की। आदित्य ने कांपते हाथों से बैग में से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वो जोर जोर से पढ़ने लगा। पर नौरख फर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जैसे ही आदित्य ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, नमन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर झटके खाने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। अब वो अकड़ रहा था, वो जमीन पर लौट रहा था, वो दीवार पर चढ़ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। दीवार से खरोचने की आवाज़ आने लगी और पूरे कमरे में हवा पूरी तरह घूमने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। आदित्य और राघव ने बिना सोचे समझे नमन को घसीटा और सीढ़ियों से नीचे ले भागे और नीचे रहने वाली औरत के जाकर दरवाज़ा खटखटाया और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने नमन को देखा तो वो तुरंत समझ गई कि ये किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है।
औरत ने फौरन पास के एक पंडित जी को बुलाने का सुझाव दिया। ये पंडित जी हनुमान जी मंदिर के बहुत बड़े महंत थे। तकरीबन आधी रात को वो पंडित जी वहाँ पहुँचे और जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने कहा, इस मकान में तो बहुत प्रबल आत्माएं हैं, लेकिन सबसे खतरनाक आत्मा इस समय इस लड़के में समा चुकी है। पंडित जी ने कुछ राख नमन के ऊपर डाली और नमन दर्द से चीख पड़ा। फिर उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और नमन का शरीर कांपने लगा। तकरीबन 20 मिनट तक मंत्र चलते रहे और फिर अचानक नमन जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पंडित जी ने बताया, इस मकान में जो आत्माएं थी वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब मैंने उन्हें बांध दिया है। लेकिन ये मकान रहने लायक नहीं है, आप लोग तुरंत इसे छोड़ दो। राघव, आदित्य और नमन अब ये तीनों होश में आ चुके थे और इन्होंने तुरंत मकान खाली किया और शहर छोड़ दिया। तीनों भाई अब ठीक तो थे, लेकिन इन लोग अभी अपने मानसिक रूप से टूट चुके थे। नमन अभी भी डरावने सपनों से जूझ रहा था। आदित्य अब तक उस रात की आवाज़ें और वो इंसिडेंट को भूल नहीं पाया था। राघव को अभी भी फील होता था कि जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन अब ये तीनों मंदिर जाते थे और हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे। ये तीनों कम से कम जिंदा बच चुके थे और वो घर अब उनके लिए सिर्फ एक खौफनाक याद बन चुका था। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी ये यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो भी नहीं आजकल चल रहा है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया, आप लोगों ने देखना ही छोड़ दिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं अब डेली आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। इसी तरह की हॉरर स्टोरियाँ आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।